नमस्ते। कभी सोचा है कि हजारों साल पुराना इतिहास आज भी हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालता है? आज हम प्राचीन भारत के एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं, ये समझने के लिए कि अतीत की वो गूंज आज भी हमें क्यों और कैसे सुनाई देती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई अगली नई चीज की तलाश में है, हम क्यों रुकें और प्राचीन भारत जैसी किसी चीज के बारे में बात करें? आखिर ये आज हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? इसको ऐसे सोचिए, जब हम बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले हमारी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज को समझने के लिए कल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। प्राचीन भारत के बारे में जानना हमें ये समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हमारी संस्कृति कैसे बनी और आज हम जिन सामाजिक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं उनकी जड़ें आखिर कहाँ हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। भारत की सबसे खास पहचानों में से एक है इसकी अविश्वसनीय विविधता। यहाँ की भाषाएं, यहाँ का खाना, यहाँ की परंपराएं सब एक अनूठा मेल हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हमेशा से ही ऐसा रहा है। भारत हमेशा से संस्कृतियों का एक मेल्टिंग पॉट रहा है। आर्यों के आने से बहुत पहले यहाँ मुंडा जैसी पुरानी संस्कृतियाँ मौजूद थीं। फिर इंडो आर्यन आए और उनके बाद तो जैसे एक सिलसिला ही शुरू हो गया। यूनानी, शक, कुषाण, ये सभी समूह यहाँ आए और भारतीय संस्कृति के इस विशाल ताने बाने में ऐसे घुल मिल गए कि एक बिल्कुल अनूठी और रंग बिरंगी पहचान बन गई। अब देखिए, इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प चीज़ है ना, वो ये है कि हम इन तीन मुख्य सांस्कृतिक नींवों को देख सकते हैं। छोटा नागपुर के इलाके में मुंडा, दक्षिण में द्रविड़ और उत्तर में इंडो आर्यन। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये समूह अलग थलग नहीं रहे। इन्होंने एक दूसरे के साथ बातचीत की, अपने विचार, अपनी टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि अपने शब्द भी एक दूसरे से बांटे, जिससे एक बहुत ही समृद्ध मिली जुली संस्कृति बनी। और ये विविधता सिर्फ लोगों तक ही नहीं रुकी, ये विश्वासों तक भी फैली हुई थी। इसी जमीन पर प्रारंभिक हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे बड़े धर्मों का उदय हुआ और वे एक साथ फले फूले, जो उस दौर की वैचारिक समृद्धि और एक तरह की सहिष्णुता की भावना को भी दिखाता है। तो इतनी सारी विविधता के बीच आखिर वो कौन सी चीज थी जो लोगों को एक साथ जोड़ती थी? हाँ, बिल्कुल थी ऐसी चीजें। चलिए उन धागों का पता लगाते हैं जिन्होंने इस रंग बिरंगे ताने बाने को एक साथ बुनकर रखा। प्राचीन विचारकों ने इस भूमि को हमेशा एक पूरी इकाई के रूप में देखा। उन्होंने इसे भारतवर्ष कहा, जो प्राचीन भरत जनजाति के नाम पर रखा गया था। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल शब्द नहीं था, ये एक गहरा सांस्कृतिक विचार था कि ये भूमि अपनी तमाम विभिन्नताओं के बावजूद एक है। एकता की ये भावना सिर्फ एक भौगोलिक विचार तक ही सीमित नहीं थी, ये एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बन गई। अशोक और समुद्रगुप्त जैसे महान शासकों ने चक्रवर्ती बनने का सपना देखा, एक ऐसा सम्राट जो पूरे उपमहाद्वीप पर शासन करे। और इस महत्वाकांक्षा ने भारत की राजनीतिक एकता के विचार को और भी मजबूत किया। और ये बात तो कमाल की है कि कैसे बाहर के लोगों ने भी जमीन को एक ही इकाई के रूप में देखा। बड़ी दिलचस्प बात है ना कि हिंदू और इंडिया दोनों शब्द एक ही जगह से आते हैं, सिंधु नदी से। फारसी और अरब के लोगों ने सिंधु के पार रहने वालों को हिंदू कहा और यूनानियों ने इसी क्षेत्र को इंडिया का नाम दिया। नाम भले ही अलग थे, पर विचार एक ही था कि ये एक एकीकृत भूमि थी। एकता के और भी कई धागे थे, जैसे प्राकृत भाषा जो उस समय के आम लोगों की भाषा थी, और ब्राह्मी लिपि जिनका इस्तेमाल अशोक के शिलालेखों में पूरे भारत में किया गया। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य हर जगह सुनाए जाते थे, जिनसे साझे मूल्य और कहानियां बनती थीं। और हाँ, वर्ण व्यवस्था ने अपनी तमाम समस्याओं के बावजूद एक अखिल भारतीय सामाजिक ढांचा जरूर तैयार किया था। ये बात इस सांस्कृतिक एकता को कितनी खूबसूरती से बताती है। उत्तर में जन्मी रामायण और महाभारत की कहानियां सुदूर दक्षिण के मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई हैं। इन कहानियों और मूल्यों ने लोगों को क्षेत्रों और भाषाओं से परे जाकर जोड़ा, जिससे एक साझी पहचान की भावना पैदा हुई। तो हमने एकता और विविधता की एक बहुत ही प्रेरक तस्वीर देखी है, लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? क्या वो प्राचीन दुनिया सच में एक आदर्श, एक परफेक्ट गोल्डन एज थी? नहीं, ये पूरी कहानी नहीं है। और अतीत को ईमानदारी से देखने का मतलब ही है कि उसकी मुश्किल सच्चाइयों का भी सामना किया जाए। आज हम जिन आधुनिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनमें से कुछ की जड़ें हमें प्राचीन भारत में ही मिलती हैं। तो सबसे पहली और सबसे अहम बात, यहाँ एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास।
जिन चीजों ने एकता दी उन्हीं में से एक यानी वर्ण व्यवस्था आगे चलकर गहरे विभाजन और असमानता का एक बहुत बड़ा स्रोत भी बन गई। इसके जो नतीजे निकले वो बहुत गंभीर थे और उनका असर दूर तक गया। इसने समाज को ऊंच नीच के खांचों में बांट दिया, जिससे शूद्रों और दूसरे समूहों के खिलाफ भयानक भेदभाव हुआ। इसने शारीरिक श्रम के काम को छोटा बना दिया और लाखों लोगों को सामाजिक न्याय और बुनियादी मानवीय गरिमा से भी वंचित कर दिया। ये एक ऐसी विरासत है जिससे आज भी संघर्ष जारी है। और ये कहानी सिर्फ जाति तक सीमित नहीं थी। इसी दौर में महिलाओं को भी हाशिए पर धकेला गया। उन्हें वेदों का अध्ययन करने जैसे पवित्र ज्ञान और अनुष्ठानों से बाहर रखा गया, जिससे लैंगिक असमानता की वो नींव पड़ी जो आज भी हमारे समाज को प्रभावित करती है। तो सवाल उठता है, इस दोहरी विरासत का क्या किया जाए? एक तरफ इतनी प्रेरक एकता है और दूसरी तरफ विभाजन की चेतावनी भरी कहानियां। इन दोनों को एक साथ कैसे समझा जाए? देखिए, रास्ता साफ है लेकिन आसान बिल्कुल नहीं। हमें अपनी सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाना चाहिए। हमें पूरी ईमानदारी से उन ऐतिहासिक अन्यायों को स्वीकार करना चाहिए जो हुए, और सबसे ज़रूरी, हमें उन गलतियों से सीखना चाहिए ताकि हम उन्हें न दोहराएं और एक ज़्यादा न्यायपूर्ण और समावेशी समाज बना सकें। और आखिर में बात बस इतनी सी है कि इतिहास का अध्ययन अतीत के किसी काल्पनिक स्वर्ण युग में लौटने के लिए नहीं है। ये ज्ञान पाने के बारे में है, ये समझने के बारे में है कि क्या सही हुआ और क्या गलत, ताकि हम आज बेहतर फैसले ले सकें और एक बेहतर भविष्य बना सकें। तो इसी सोच के साथ ये विचार विमर्श यहीं छोड़ते हैं। हम अपने इस जटिल, समृद्ध और कभी-कभी परेशान करने वाले अतीत की पूरी समझ का इस्तेमाल एक बेहतर और अधिक न्यायपूर्ण भविष्य बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। धन्यवाद।